ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वी ऑलरेडी नो वेयर वी स्टैंड। सी दिस इज़ द कंप्लीट चैप्टर एट अ ग्लांस जो हमें पूरा वर्कआउट करना है। ठीक है, अब इसमें जो पहला पार्ट है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वी हैव डन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वी हैव ऑलरेडी डन। प्रेजेंटली वी आर वर्किंग ऑन स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, कि हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन की, उन्हीं कंडीशंस को हमें फोकस करना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ही हमें वर्क करना है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, वी आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट और वी कॉल इट कंडीशंस फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें हम इनको किस तरह से समझ रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग देयर implications, then how to prepare notes and journal entries side by side. Now when we look at these conditions, then number 1, condition of fully paid shares and making estimates, sources of premium and sources of capital reduction. First 3 steps have already been done. ये तीनों स्टेप हमने पिछले वीडियोस में कर लिए हैं, ठीक है ना। अब हमारा क्या स्टेप है, अगला हमारा स्टेप है सोर्सेज ऑफ कैश पेमेंट, कि जो कैश की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम क्या क्या सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पहले ही स्टेप में हमने ये एस्टिमेट कर लिया था कि ये 3 चीज़ें हमें अरेंज करनी है। कैपिटल के बदले में कैपिटल अरेंज करनी है, प्रीमियम के बदले में कुछ प्रॉफिट होना चाहिए जिससे ये प्रीमियम कैंसिल हो, और कैश भी अरेंज करनी है पेमेंट के लिए। तो ये 3 स्टेप हो चुके हैं। अब जो लास्ट वाला अरेंजमेंट है वो रह गया सोर्सेज ऑफ कैश पेमेंट। तो सोर्सेज ऑफ कैश पेमेंट के बाद हम फिर रिडम्पशन और रीपेमेंट की ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। सो अब हमारा 4th स्टेप चल रहा है। ओके, जब हमें सोर्स करते हैं कैश को तो हमें पहले लिखना होगा हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। सो जो हमारा अमाउंट है हमें पेमेंट के लिए चाहिए वो कितना है, प्रेफरेंस कैपिटल प्लस प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। जैसे मान लो आपकी प्रेफरेंस कैपिटल है से 5 लाख रुपीज़ की, इट इज़ रिडीमेबल एट से 10% प्रीमियम। तो आपको पैसा कितना चाहिए, आपको 5 लाख कैपिटल पे करनी है, प्रीमियम 50,000 पे करना है। सो टोटल पैसा हमें 5,50,000 चाहिए, तो उसको अरेंज करना होगा। सो पहले अरेंज करने का मतलब कि हम कहाँ से इकट्ठा करें, तो पहले हम अपने सोर्सेज देखेंगे कि हमारे पास पैसा है कहाँ। सो कंपनी के पास कहाँ कहाँ पैसा अवेलेबल है, कंपनी के पास अपना कैश और बैंक बैलेंस है, ठीक है। उसके अलावा कंपनी को हो सकता है एरियर से पैसा मिल गया हो, कुछ शेयर्स आपके एरियर में हो सकते हैं, एंड यू मे गिव देम अ नोटिस कि अपने एरियर्स पे करो, आपको उसका पैसा मिल जाएगा। समटाइम्स हमारे एरियर्स वाले शेयर्स को हम फोरफीट री इशू कर लेते हैं, वहाँ से पैसा आ जाता है। मैनी अ टाइम्स कंपनीज जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर देती हैं टू फाइनेंस द रिडम्पशन, कि पैसा चाहिए तो हम अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं, तो यहाँ से पैसा आएगा। इसके अलावा कैपिटल के सोर्स में आपने शेयर्स इशू किए थे तो पैसा तो वहाँ से भी आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हो, पैसा वहाँ से भी आ जाएगा। एंड देन अगेन इफ़ यू नीड मोर मनी, अगर अभी भी पैसे की ज़रूरत है तो आप एक बैंक लोन भी रेज़ कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से कंपनी को पैसा मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ज़रूरी नहीं है कि हर जगह से पैसा आ ही रहा है। कई बार हमारे क्वेश्चन में हमें लिखा होता है कि डिविडेंड पे करना है, तो जब डिविडेंड पे आउट करेंगे तो आपका पैसा जा भी रहा होगा, ठीक है। तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो यहाँ हम कैपिटल कैश के सोर्सेज के लिए एक कैश अकाउंट बना लेते हैं, विच कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन मेमोरेंडम बेसिस, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे बैलेंस लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा कॉल्स इन एरियर आपको मिल रहे हैं, शेयर कैपिटल आपको मिल रही है अगर आपने शेयर्स री इशू किए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट्स की सेल हो गई, वहाँ से पैसा आ गया। इसके अलावा आपके पास शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है या फिर डिबेंचर्स हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है, ओके। दूसरी तरफ आपका डिविडेंड पेमेंट है, अगर वहाँ कर रहे हो तो वो पैसा चला जाएगा। फिर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो हमें पेमेंट करनी है, टोटल पेमेंट वो लेंगे। अगर आप पे कर सकते हो तो पे कर दो और बाकी का आपका बैलेंस हो जाएगा। सो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाला होता है। समटाइम्स क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा है, आपके सोर्सेज आपको पता है तो आप उसमें फिर बैलेंस को सॉल्व कर लो, मतलब डेबिट क्रेडिट लिखो, बैलेंस मिल जाएगा। कई बार क्वेश्चन में हमें लोन के बारे में कहा जाता है कि इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन हम नीडेड अमाउंट का जितना हमें ज़रूरी है उतना हम बैंक लोन लेंगे। तो इसका मतलब है कि आपके पास उतना पैसा है नहीं, आपको बैंक लोन लेना है। तो उस केस में क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर जो है फिर वो यहाँ बैलेंस नहीं आएगा, ये वाला जो है ना डिफरेंस ये आ जाएगा कि हमें कितना लोन चाहिए।
तो यहाँ हम बैलेंस निकाल रहे होते हैं, यहाँ हम बैंक लोन का अमाउंट निकाल रहे होते हैं। तो जितना पैसा कहाँ जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर देते हैं। ओके, सो वी मे प्रिपेयर कैश बुक एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स। या तो हमें बैलेंस निकालना है या हमें लोन का अमाउंट निकालना है। अच्छा, अब कई बार ऐसा होता है कि हमें सोर्स ऑफ कैश की कुछ भी नहीं करना होता। लाइक समटाइम्स योर क्वेश्चन इज़ साइलेंट, आपके क्वेश्चन ने बैंक बैलेंस बताया ही नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैंक बैलेंस। जब हमें पता ही नहीं कंपनी के पास कितना पैसा है तो हम लोन वगैरह खुद से थोड़े ना अरेंज करेंगे। इस केस में हमारी एजम्पशन क्या होगी, हम एज्यूम कर लेंगे कि कंपनी के पास बहुत पैसा है पे करने के लिए। ठीक है, सो उस केस में हमें ये कैश के अरेंजमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे पेमेंट करेंगे, मान के चलेंगे दे हैव मनी। क्योंकि अगर कम होता तो वो हमें बताते, क्वेश्चन हमें कहता कि लोन अरेंज करना है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हम वर्क करते हैं। मैं फिर से आई एम रीट्रेटिंग दिस फैक्ट अगेन, जो कंपनी अकाउंट्स हैं ये कंपनी लॉ के अंडर चलते हैं, तो इसमें वी हैव मैनी इफ्स एंड बट्स। तो हमें हमेशा हर चीज़ को अच्छे से समझ के ही करना है। सो कहीं भी कोई ऐसा रटा नहीं चलेगा कि मैं ये 6 स्टेप्स लिख लूँ और मेरा काम हो जाएगा, ऐसे नहीं है। आपको हर स्टेप जो है वो सोच सोच के ही लेना है, हर जगह यू विल हैव टू थिंक। बट अगर आप 3-4 क्वेश्चन भी समझ के कर लेते हो ना, तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यू वोंट हैव टू डू द रट्टा, सारा रट्टा नहीं करना पड़ेगा, आप समझ लोगे स्टेप्स को, और अंडरस्टैंडिंग से जो काम करते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहता है। ओके, अब पैसा अरेंज हो गया है, तो अब हम पेमेंट पे आ जाते हैं। अब कैश अरेंजमेंट की जर्नल एंट्रीज देख लें, तो जो जो हमारी ट्रांजैक्शंस थी, देखो कैश बैलेंस है, बैलेंस तो सिर्फ अकाउंट में लिखते हैं, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। जो हमें एरियर का पैसा मिला तो आपकी एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बैंक में डेबिट होता है। सोर्स आगे लिखना होगा, तो कहाँ से मिल रहा है, कॉल्स इन एरियर से। इसके बाद है आपके रीइशू पे पैसा आया। सो ऑल ऑफ यू हैव डन दिस चैप्टर ऑफ शेयर कैपिटल समवेयर इन 12th क्लास। सो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो भी नुकसान हो रहा है रीइशू पे वो आप शेयर फॉर फीचर से मैच करते हो। सो जितनी कैपिटल आपने क्रिएट की, इसके बदले में जो पैसा मिला बैंक में, बाकी डिफरेंस शेयर फॉर फीचर में। आगे है इन्वेस्टमेंट। अगर हम एसेट की सेल करते हैं तो हमारे पास होता है बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट चली गई, सो टू फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर जो हमारे पास पैसा आया, ठीक है, ये आएगा मार्केट प्राइस के बेसिस पर, जितने पर हमारी एसेट की सेल हुई। लेकिन एसेट तो हमारी पूरी बुक्स में से ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज जो एसेट बिक गई उसे बुक्स में से ख़त्म करना है। तो एसेट क्रेडिट होगी, कैंसिल होगी बुक वैल्यू से। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका सारे जो बुक वैल्यू है उतना ही सेल हो, कभी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। सो इफ़ द डिफरेंस इज़ कमिंग हेयर, यहाँ डिफरेंस का मतलब क्या है, बुक वैल्यू ज़्यादा है तभी यहाँ डिफरेंस आ रहा है ना। डेबिट में डिफरेंस तभी आएगा ना जब क्रेडिट साइड ज़्यादा है। एंट्री तो मैच करनी है, डेबिट क्रेडिट मैच करना है। तो जब बुक वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमारे पास डिफरेंस जो है वो लॉस होता है, उसे हम सरप्लस में से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और अगर आपकी एसेट में आपको फ़ायदा हो गया, यू हिट द जैकपॉट, यू आर एबल टू सेल योर इन्वेस्टमेंट्स एट सम हायर वैल्यू। मान लो आपने एसेट्स 5 लाख में बेच दी, जबकि उसकी बुक्स में वैल्यू 4,10,000 थी, तो अब एंट्री मैच करने के लिए 90 यहाँ लिखेंगे, ये प्रॉफिट है। लेकिन जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। ठीक है, वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है कि उसको सरप्लस में डाल दें, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन है। सो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाएगा, लेकिन लॉस होगा तो वो सरप्लस में से मैच हो जाएगा। ठीक है, इसकी एंट्री हो गई। इसके अलावा शेयर्स के इशू की एंट्रीज हमने इससे पिछले स्टेप में सीखी थी, सोर्सेज ऑफ कैपिटल में। सिमिलरली डिबेंचर की एंट्री भी कर लेते हैं। लोन अगर रेज कर रहे हो, पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट, और लाइबिलिटी क्रिएट हो गई बैंक लोन की, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट। ठीक है ना, जो आ रहा है डेबिट और लाइबिलिटी को क्रेडिट। लोन की एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट, पैसे की जब ट्रांजैक्शन हो गई तो अब क्या है, हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, वी हैव डन सोर्सेज ऑफ प्रीमियम, इसकी एंट्री भी हम समझ चुके हैं। वी हैव अंडरस्टूड सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिडक्शन, वी हैव अंडरस्टूड सोर्सेज ऑफ कैश पेमेंट। अभी हमने किया ना कैश पेमेंट में कैसे सोर्स जनरेट करना है और जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। अब जब हमने सब चीज़ें इकट्ठी कर ली, हमने प्रीमियम अरेंज कर लिया, हमने कैपिटल के बदले में कैपिटल भी सोच ली, हमने कैश भी अरेंज कर ली, तो अब फाइनली हमें शेयर्स को रिडीम कर देना है। सो नाउ वी विल वर्क फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रीपेमेंट। तो यहाँ पर
पहले आप रिडम्पशन की एंट्री करो तो कैपिटल कैंसिल हो रही है, कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द पार वैल्यू। प्रीमियम भी आपका पे करना है, लॉस है, डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, अब ये प्रीमियम आप पहले से अरेंज कर चुके थे। इन केस यू रिमेंबर, जब ये प्रीमियम अरेंज किया था तो आपने प्रीमियम क्रेडिट किया था, याद है? सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल प्रॉफिट्स और रिजर्व्स और सरप्लस एट्सेट्रा में से आपने प्रीमियम का सारा अमाउंट अरेंज करके प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में डाल दिया था कि हमने इतना प्रीमियम अरेंज कर लिया। अब ये प्रीमियम आपका पेबल है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो जब जनरेट किया था तो क्रेडिट किया, अब उनको देने के लिए इस अकाउंट को कैंसिल कर दिया। सो प्रेफरेंस कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट, और ये सारा पैसा कहाँ चला गया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में, और फिर हम उनको पेमेंट कर देंगे। यहाँ मैंने लिखा है कि जितने जो शेयर्स हैं वो अगर उनके होल्डर ट्रेसेबल नहीं है तो माइनस करके पेमेंट करते हैं, बट आई विल टेक अप दिस पॉइंट लेटर ऑन। अभी के लिए आप ऐसा ही समझो कि जितना भी पैसा है, अगर हमें सारे शेयर होल्डर्स का पता है, सबको पे कर दो, ठीक है ना। अब समटाइम्स स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वाई टू पास 2 एंट्रीज़, हम 2 एंट्री क्यों कर रहे हैं, हमारा टाइम इतना लग रहा है। 2 एंट्रीज़ की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि प्रेफरेंस कैपिटल जो है वो एक पर्सन के पास नहीं है, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर होल्डिंग योर कैपिटल। तो ये जो है ये एक हर पर्सन को पेमेंट करनी है, ठीक है। सो जब इंडिविजुअल पर्सन्स को पेमेंट करनी होती है, या तो फिर हम उनके नाम लिखें, बट कैन यू पास दिस एंट्री विद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल? इतने लोगों के नाम नहीं लिखे जाते हैं, वो रजिस्टर में रिकॉर्ड रखा जाता है। तो यहाँ हम कलेक्टिवली एक अकाउंट बना देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, उसमें पैसा डालते हैं और फिर पेमेंट कर देते हैं। ये एक पर्सनल अकाउंट है जिसमें ये पर्सन्स जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको पेमेंट की जा रही है। सो आई होप आपको जो कंप्लीट क्वेश्चन है कि किस तरह से हमें प्रोसीड करना है वो समझ में आ गया। नाउ व्हेन यू लुक एट योर बुक्स, उसमें कई बार ऐसा होगा कि एंट्रीज आगे पीछे की जा रही हैं, ठीक है। अब अगर आप बुक के हिसाब से चलेंगे तो आपके 4 क्वेश्चंस, इफ़ यू रीड 4 क्वेश्चंस, सब में किसी में कोई एंट्री पहले है, किसी में कोई बाद में है ना। तो आप फिर उसमें याद नहीं रहेगा कि किस तरह से करें, कोई पैटर्न नहीं इमर्ज होता ना। सो इसके लिए बेटर ये होता है कि जो हमारी कंडीशंस हैं उनके वर्किंग नोट बनाएं और उसी के अकॉर्डिंगली हम जर्नल एंट्रीज़ करें। तो हमें एंट्रीज़ की नंबर याद नहीं रखना, उसका रटा नहीं मारना है, हमें रिक्वायरमेंट पता है कि कंपनी एक्ट ने हमें ये प्रोविजंस कहे हैं, हम उन प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम एंट्रीज़ पास करते जा रहे हैं, ठीक है। सो और यू विल लर्न ऑल दी एंट्रीज अलॉन्ग विद द वर्किंग नोट्स। सो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक अप अ क्वेश्चन जिसमें हम ये फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर द डे, स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग।